You? Hello, sir. Hello, Good hello, evening, sir. hello everyone. Hello everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. ऐसी ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑफलाइन में कंप्लीट क्या वर्षा बोल रहे हो? सर बोल रहे हैं ऐसी ऑनलाइन क्लास चलती, घर पे बोला जा रहा है चाय चढ़ा दो जाकर। वही बोल रही, क्लास पे होती तो वहां पे बैठी रहती शांति से। हाँ, ये तो है। एवरीथिंग हैव ए टू फेस, हेड एंड टेल। एवरीथिंग हैव ए प्रोस एंड कॉन्स। तो कुछ यस फायदे सर। हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब हाँ ये है कि घर पे आराम से बैठे हो और सर, क्लास की बात अलग होती हाँ, है। क्लास के नो डाउट, नो डाउट, जिसमें जो इंटरेक्शन होता है एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मोरलेस यू आर आल्सो बोथ ऑल ऑफ अस टीचर आल्सो। जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, हम लोग आंख आंख में आंख देख बातें करते हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से हम लोगों को पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे के समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। उसके हाव भाव से हम लोग को पता लग जाता है। तो जैसे हम लोग आई फील करते हैं कि अच्छा लग रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों के समझ में नहीं आ रहा, तो दोबारा हम लोग उसे दूसरे शब्दों में मॉडिफाई करके उसे हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये ऑनलाइन में क्या है, भाई आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हम पूछ सकते हैं कि ओके एक्शन उतना एनी अच्छा नहीं हो क्वेश्चन। पाता है ना सर। हाँ, तो ये थोड़ा इशू वन वे रहता है। कन्वर्सेशन चलता है, ये चीज हो जाती है। कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लास का ये एक अलग ही बात है। उसमें वो काफी चीजें और भी डिस्कस हो पाती हैं, और कई बार टीचर अपने मन से भी और भी चीजें ऐड भी कर पाता है, और या उसे और सिंप्लीफाइड भी कर पाता है। कोई नहीं, परंतु कोई बात नहीं, परंतु ये अच्छी बात है कि यू आर नॉट ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, यू आर नॉट ए पीजी स्टूडेंट, you are a PhD student. Already you have learned about it. Already you know about it. It is not so much different. So not a big things regarding to subject. और बस यहाँ पे हमें क्या काम करना है कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको थोड़ा सा रिकंसेप्चुलाइज करके आपको फिर से एक नया डायरेक्शन देना है, और थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश है पीएचडी में, ताकि वो आप लोग अपने पीएचडी के दौरान उसे अपने इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, तो आई होप सभी लोग जुड़ चुके हैं जिनको जुड़ना था। ये ऑनलाइन में अच्छी बात ये है कि जुड़ तो सभी जाते हैं, बट आप पर्दे के पीछे होते हो, और पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो, कंसंट्रेट हाउ मच यू आर कंसंट्रेट, टीचर डोंट नो। तो इट इज अप टू यू, ये आप पे निर्भर करता है कि हाउ मच यू आर कंसंट्रेट। तो कुछ सीखना है तो कंसंट्रेट होना पड़ेगा। ठीक है। Yes, sir. हम्म तो साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि मैं ज़्यादा नहीं लूंगा। लास्ट टाइम थोड़ा सा हमें ये था कि हम मेरे पास दो ही क्लास है, और दो ही क्लास में मुझे फिनिश करना था। बट जैसा मैम ने बताया कि मुझे एक क्लास और मिल जाएगी, तो सो दैट आई विल नॉट बहुत लंबा नहीं करूंगा, आपका 1.5 आवर में ही कंप्लीट जितना पढ़ पाए। हमारे पास एक क्लास और होगी तो उसमें भी हम खींच पाएंगे अपने आप को। और अच्छी बात ये होगी, कोई भी चीज़ हम ताबड़तोड़ पढ़ाने की जब कोशिश करते हैं तो फिर मजा नहीं आता। क्योंकि Yes, sir. क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो हम भी कभी स्टूडेंट थे। क्यों? क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी। तो इसीलिए तो इसलिए आई नो दैट योर पेन। क्योंकि हम लोग जो भी हो, अगर इस तरह की प्रोफेशनल क्लासेस चलते हैं तो 1.5 घंटा इज ओके, 1.5 आवर के बाद बाकी वी फील बोर्ड आल्सो। भले ही सामने वाला कितना अच्छा पढ़ा रहा हो, चाहे कितना अच्छा कोरिलेट करके बता रहा हो, नथिंग, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब आपका माइंड सेचुरेट हो चुका है। ठीक है। तो मेरा टारगेट रहेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हुए थोड़ी सी कुछ नई बातें आपको बताई जाएं, जो आपके अप टू नेटवर्क की तैयारी जो आप लोग किए होंगे, उसमें आप लोगों ने उतने ध्यान दे के उतना नहीं पढ़ा होगा। उसको भी थोड़ा सा, और कैसे करंट रनिंग डेज में, करंट सिनेरियो में पीपल्स किस टॉपिक्स को चूज कर रहे हैं, और इंडिया में क्या चल रहा है, और किस पे फोकस्ड है इंडिया के साइंटिस्ट का। तो वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा आज की क्लास में और नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे।
और आज की भी क्लास थोड़ा सा आज हम लोग हैवी मेटल स्ट्रेस और साथ ही साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और या दूसरे शब्दों में कहें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और हैवी मेटल स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में करंट सिनेरियो में जो साइंटिस्ट फोकस कर रहे हैं, किस टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सुनेंगे और समझेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क। ठीक है। उससे क्या होगा, हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन पूछने से आपके जो कलीग हैं वो भी बेनिफिटेड होंगे। ठीक है। और क्योंकि ये रेगुलर क्लास नहीं है, ये कोई पीजी और यूजी की क्लास नहीं है कि जिसमें आप क्या बोलते हैं कि चलो फॉर्मेलिटी है, इट्स ओके। इट इज अ डिस्कशन क्लास। जितना आप डिस्कस करोगे उतना आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं अपनी नॉलेज को और इन्हांस कर, क्योंकि नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक दायरे में रह के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ 1 डेज में। ठीक है। 1.5 आवर में उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपके माइंड में, आपके फ्रेंड सर्किल में, जैसे एक मैडम थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, और ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन स्ट्रेस। तो हो सकता है कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं तो आप मुझे उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें कि ज्ञान सर आप इस डायरेक्शन को भी, इस डायरेक्शन के बारे में भी बताइए, तो सो दैट आई विल स्विच ओवर दैट एरिया आल्सो। ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको थ्योरेटिकल और बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं देना, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना और अपना एक विजन डेवलप करना रिसर्च के प्रति। हम क्या और क्या कर सकते हैं और कैसे क्या करना चाहिए। वैसे तो सेपरेट क्लास कभी लूंगा अगर उसकी क्लास कभी होगी तो। अभी तो फिलहाल उसे नो डाउट वी आर फोकस्ड ऑन सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑल्सो। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हुए रिसर्च में अब क्या चल रहा है उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ाया था आप सभी लोगों को, तो आई होप मोर और लेस एवरीथिंग, बस जस्ट एक रिवीजन के तौर पे एक दो स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास के लिए हाफ एन आवर के लिए मैं दो दो लोगों को असाइन कर दूंगा जो मुझे यस सर, ये नो सर, या अब मेरे साथ मुझे साथ देंगे। ठीक है। जिससे मुझे पता रहेगा कि वी आर कनेक्टेड। ठीक है। तो नाउ ऑनवर्ड सौम्या। यस सर। हाँ, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना, यस सर या नो सर करके। ठीक है। जो समझ में आए ओके ओके, या लाइक दैट, जस्ट जो मैं बोलूँ। और सौम्या एंड और कौन है? हम्म, कुलदीप। यस सर। ठीक है। वैसे तो मोर लेस आप में से कोई ऐसा है जो सभी लोगों ने कानपुर सिटी से ही पढ़ाई की है या कानपुर सिटी से आउटसाइडर भी कोई है आप में से? हेलो। हाँ बेटा, कौन? हाँ सर, मैं खुशबू यादव हूँ और मैं आउटसाइडर हूँ, कानपुर कहाँ यूनिवर्सिटी से? से नहीं हूँ। हाँ, फ्रॉम वेयर यू आर? नहीं, तो खुशबू आप कहाँ से हो आप हो? सर मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। किस यूनिवर्सिटी से? मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ से करी है मैंने पढ़ाई। अच्छा अच्छा। रचना, आप कुछ बोल रहे हो आप? जी सर, मैं भी आउटसाइडर हूँ सर। मैंने दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा ओके, से आगरा से। अपनी ओके, वेरी गुड जी वेरी जी गुड, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो। जी जी सर। हम्म, और सभी लोग यहाँ कानपुर सिटी से ही पढ़े हुए हैं मोरालेस हैं? ओके। यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक। ओके ओके, वेरी गुड। मैं भी सर बाहर से हूँ। आई नो अबाउट इट। ठीक है, कुछ लोगों के तो बारे में जान ही रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं। मेरे पूछने का तात्पर्य यही है कि एटलीस्ट, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट सिटी से होते हैं, तो हर जगह पे वे ऑफ टीचिंग और सिलेबस लिटिल बिट डिफरेंट होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट। तो कोई नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग, अगेन आई एम सेइंग दैट अगर इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं हो रही है, प्लीज इंटरप्ट मी। ठीक है। अगर मैं नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आई एम एक्सपर्ट, बट
अगर नहीं बता पाऊंगा तो आई विल रीड एंड देन आई विल लेट यू नो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप में से कोई क्वेश्चन है आपके पास? क्यों भाई, कांट शेयर क्यों बोल रहा है हमको? क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नो सर। नहीं ना, राइट। कौन कौन सी वाले में कौन कौन से कलर के? क्या हुआ, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? स्क्रीन शेयर करने क्यों नहीं दे रहा मुझे? अच्छा, मैं दोबारा रिकनेक्ट होता हूँ, ठीक है। थोड़ा इशू कर रहा है ये। हाँ, थोड़ा सा ये मेरे में हाईलाइट होकर नहीं आ रहा। अभी स्क्रीन शेयर करके आ रहा था, कांट शेयर लिख के आ रहा है। जस्ट होल्ड ए सेकेंड। No. Already we know that stress is usually defined as any external factor which exert disadvantageous influence on the plant is known as stress. Stress will affect on plant growth, metabolism, productivity, etc. like that. Okay, there are various stress. Already we have discussed it. Just go through it. I will let you discuss further. Just I am revising within 2 or 3 minutes so that we reconnect. There in front of your slide, you are seeing that there are two types of stress. One is a biotic stress and another is abiotic stress, right? Abiotic stress, in this abiotic stress, we will study about heat stress, cold stress, drought, salt stress, metal stress, flooding stress, like that. In another case, when organisms, insect pest affect the plant growth metabolism, that type of stress is known as biotic stress. Okay, so according to stress and depend on stress times and duration, according to that period of time of stress duration, plants are plants are exposed and face challenges, and according to that challenge, plant may be resistance and plants may be substitutable, right? If plants are resistant, then survival and growth. If plants are susceptible, and that leads to the death of the plant. Okay, already I have discussed that. Various types of stress are there. Already we discussed that. In this case, with this slide, please go through it. I will discuss. Just read out it. इसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज. Just go through it. Just I came.
Right? Abiotic stress, like that, heat, cold, heavy metals, mineral nutrition, imbalance, salinity, drought, and flooding. All these are the considered as abiotic stress. Once these affect the plant, it whatever changes that these are changes in terms of this ionic stress, oxidative stress, osmotic stress, and these lead to the mechanical stress. After sensing the stress, plant plants behave plants response through nucleus. After responding through gene transcription, plants produce specific proteins according to stress. ओके, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देख चुके हैं हीट स्ट्रेस में विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, कोल्ड स्ट्रेस में विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, हैवी मेटल्स में विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट। ठीक है, जैसे हीट स्ट्रेस में हम लोगों ने देखा था कि एचएसपी प्रोटीन्स, राइट। हैवी मेटल स्ट्रेस में हम लोगों ने भी देखेंगे कि प्रोटीन्स है ग्लूटाथियोन। Mineral nutrition imbalance is also play in glutathione, and that another way ascorbate molecules, proline amino acid, and that play an important role in reducing the stress. Okay, how these are compounds are synthesized, it is another course of studies, but here we know that already you also very well know that there are some molecules which are acting as a stress compound. कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसको हम लोग स्ट्रेस कंपाउंड कहते हैं? सौम्या, प्रोलीन है, और क्या है? सौम्या एंड कुलदीप। यस सर। स्ट्रेस मॉलिक्यूल किसको कहते हैं जब बोला जाए तो स्ट्रेस मॉलिक्यूल? और या दूसरा क्वेश्चन आता है आपके नेट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेस हार्मोन, या स्ट्रेस पहले आप स्ट्रेस मॉलिक्यूल बता दो, स्ट्रेस मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? कोई भी बताओ, जल्दी बताओ, कोई भी। पता नहीं सर। एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस मॉलिक्यूल हो गए, हम बोल रहे हैं स्ट्रेस हार्मोन एक साइड में। ओके, अब मैं पूछ रहा हूँ स्ट्रेस मॉलिक्यूल पहले बता दो। कौन बताए? कोई भी बताए, जल्दी बताए। स्ट्रेस मॉलिक्यूल, हाँ पहला तो हमने अभी बता दिया है, प्रोलीन अमाइनो एसिड इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेस मॉलिक्यूल। और दूसरा? पूरी क्लास को किसी को नहीं पता? अरे यार, तुम सभी लोगों ने जेआरएफ, मोरल है सभी के जेआरएफ हैं, और जो जेआरएफ नहीं भी है तो प्रिपरेशन तो सभी ने नेट का किया ही होगा। देखो भाई, नेट जिनका नहीं निकला है ना, तो एटलीस्ट 2 या 3 टॉपिक तो आप लोग अच्छे से रगड़ डालो। एक तो प्लांट फिजियोलॉजी, दूसरी प्लांट फिजियोलॉजी इन बायोकेमिस्ट्री, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी और टेक्निक। 4 पोर्शन पे आपका कमांड है, तो आपका कोई भी रोक नहीं सकता जेआरएफ। अगर आपका सबसे बेसिक है, क्योंकि फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री हर चीज से रिलेटेड है। प्रोलीन, स्ट्रेस मॉलिक्यूल इज प्रोलीन, ठीक है, इट इज ए अमाइनो एसिड। दूसरा कार्बोहाइड्रेट में आता है सॉर्बिटॉल, मैंने लास्ट टाइम तो बताया तो था सर, मैनिटॉल, ठीक है। और स्ट्रेस मॉलिक्यूल में जैसे ये तो हो गए कंपाउंड में, और जैसे प्रोटीन्स की अगर बात करें, जब हैवी मेटल स्ट्रेस होता है या मिनरल इनबैलेंस होता है तो ग्लूटाथियोन आल्सो,
ग्लूटाथियान, अभी बताएंगे ग्लूटाथियान के बारे में अभी हम। तो दीज आर द सार्बिटॉल हो गया, और भी कंपाउंड हैं जो दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रेस मॉलिक्यूल। और स्ट्रेस हार्मोन की अगर बात करें तो कौन कौन से स्ट्रेस हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड, ठीक है, और दूसरा इथाइलिन आल्सो। These hormones are known as stress hormone, क्योंकि जब ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन में these hormones are synthesized, okay, or these play an important role to reduce the stress, environmental stress, to reduce, ठीक है। अगर इफ इन केस अगर जो भी ये सिंथेसाइज हो रहे हैं ये कंपाउंड स्ट्रेस हार्मोन ग्लूटाथियान, तो दैट मींस अगर वो बैलेंस हो रहे हैं, दैट मींस कि अगर जितना स्ट्रेस पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट वो हार्मोन्स और केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं, दैट मींस कि प्लांट सेल्स आर एबल टू मिनिमाइजेस, ओके। इफ इन केस number of exposure of stress is more and synthesis of anti-stress compound is less, then what will happen? There is an imbalance created. After imbalancing, after creation of imbalance, that lead to the death of the plant. So if these compounds play an important role in surviving of the plant, that means plant goes for एक्लिमेशन, वो एक्लिमेशन की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स उसके अंदर एक्लिमेशन और एडेप्टेशन, लास्ट टाइम आपको बताया था। एक्लिमेशन टर्म्स कब यूज करते हैं? इट इज शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट, ठीक है। और एडेप्टेशन वर्ड तब आता है जब वो जेनेटिक लेवल जो भी चेंजेस है दैट फिक्स टू द लेवल ऑफ जेनेटिक लेवल, वो जेनेटिक लेवल पे जाके अगर फिक्स हो गया है तो विच टाइप ऑफ चेंजेस नोन एज एडेप्टेशन। एक्लिमेशन टर्म्स कहाँ यूज होता है? जो भी चेंजेस है वो टेम्पोररी चेंजेस है तो उसको कहते हैं एक्लिमेशन। तो दैट्स व्हाई आफ्टर सेंसिंग द सिग्नल ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस, सिंगुलर ट्रांसडक्शन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स या हार्मोन्स XYZ whatever, then if stress is more and synthesis of hormones and enzyme proteins it is not sufficient to tackle the environmental condition, in that situation plant goes for death. Otherwise plants are survive, okay. How it will, whatever I am saying that I will show in next slide in a beautifully way. अप टू ये हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हीट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस, सैलिनिटी स्ट्रेस, ड्रॉट स्ट्रेस और फ्लडिंग स्ट्रेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा हैवी मेटल के बारे में बताता हूँ और उसके बाद में हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में डिटेल में आज हम लोग देखेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में क्यों देखेंगे, उसका क्या रीजन है, अभी मैं बताता हूँ। पहले अभी हैवी मेटल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वैसे देखा जाए तो जो भी प्लांट्स हैं जो रेगुलेशन करते हैं प्लांट स्ट्रेस, बाय 4 मेजर कंपाउंड है, एब्सिसिक एसिड, जस्मोनिक एसिड, इथाइलिन एंड कैल्शियम, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो जैसे यहाँ पे एक एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है, इट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। अभी रिसेंटली जस्मोनिक एसिड भी ऐड कर लिया गया है इसमें। और इसे फिलहाल एक इनवर्स इंटरेस्टिंग फाइंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तो अभी तक आप लोगों ने सभी लोगों ने कितने यूनिवर्सल हार्मोन है सौम्या? 5 ऑक्सीजन है, ठीक है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, क्या हो गए? इथाइलिन हो गया, अरे क्या जी
इथाइलिन हो गया, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। There are 5 universal hormone, but nowadays after 2014 it is added that sixth one also added, that is known as brasinosteroid. जैस्मोनिक एसिड। ब्रेथिनोस्टेरॉइड। हाँ, बेस्नोस्टेरॉइड को भी ऐड किया गया। और वैसे सर देखा जाए जैस्मोनिक तो एसिड को सेवेंथ जैस्मोनिक एसिड को भी ऐड करने की बात चल रही है कुछ अभी, एक्चुअली क्या रिसर्च पेपर में तो आ गया है, परंतु अभी जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड बुक है, जो हमारी तेज एंड जिगर है, जिसको हम लोग अपने प्लांट फिजियोलॉजी में अब कह लो, रामायण कह लो, चाहे महाभारत कह लो, गीता कह लो, मतलब कि जिसको हर एवरी मोस्ट ऑर लेस सारे साइंटिस्ट उसको फॉलो करते हैं। अभी जब तक वही होता है, जब तक वो बुक में ना आए तब तक उसको वैलिडिटी उतनी नहीं मिलती है। तो उसी तरह से अभी रिसर्च पेपर में तो 7th के तौर पे जैस्मोनिक एसिड ऐड है, परंतु अप टू 6 नाउ वी विल से दैट देयर आर 6 यूनिवर्सल हार्मोन, नॉट 5। ठीक है ना? अभी ये बुक में नहीं आया है, 56 भी जो इंडियन राइटर के बुक हैं उसमें अभी ब्रेसनोस्टेरॉइड को अभी ऐड नहीं किया गया है। वैसे मैंने अभी देखा था रिसेंटली, एक बीके जैन की बुक आती है, उसने ऐड कर लिया है, क्योंकि न्यू एडिशन की बुक है, तो उसने ऐड कर लिया है 6 ब्रेसनोस्टेरॉइड को 6 हार्मोन के रूप में। तो 7th के तौर पे जैस्मोनिक एसिड इज आल्सो प्रोपोजिंग, या नियर फ्यूचर मुझे लगता है कि आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस हार्मोन इज नोन एज एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। और ये देखा जाए तो कैल्शियम, मिनरल न्यूट्रिएंट में देखा जाए, कैल्शियम इज प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर रेगुलेशन अगेंस्ट प्लांट स्ट्रेस। ठीक है, तो कैसे है, क्या है सिग्नलिंग, जब पढ़ेंगे लेट्स वी विल सी दैट। नाउ स्विच ओवर टू द हैवी मेटल स्ट्रेस। Plant growing in native environment counter a variety of biotic and abiotic stress, no doubt. Heavy metal stress is one of the major abiotic stress caused by both natural and anthropogenic activity. Their non-biodegradability result in prolonged persistence in the environment. Heavy metals are one of the main yield reducing factor in agriculture. Alter various physiological processes like photosynthesis, cellular homeostasis, and plant-water relationship. Okay. Metal tolerance is exhibited by some plant species, which include कैसे tolerant होते हैं, by exclusion, by detoxification, by compartmentalization of metal inside the plant. हम लोग हैवी मेटल थोड़ा सा इसलिए भी हमने कवर करने की कोशिश, अभी आपने देखा भी होगा, तेज एंड जिगर हो, चाहे बुकानन की बुक में हो, और अभी जो भी बुक अभी प्रपोज्ड है उसमें अभी हैवी मेटल स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा अभी डिटेल नहीं लिखा गया है। बट आपको बता दें कि जितना भी रिसर्च हो रहा है इंडिया में, अप टू 80 to 90% रिसर्च, अगर कुछ लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, वो लोग ऑब्जर्व किया होगा कि अप टू 80 to 90% जो है रिसर्च जो है मेटल बेस्ड चल रहा है। ठीक है, 80 to 90% जो रिसर्च है वो हैवी मेटल स्ट्रेस, या अब पीपल्स आर स्विच ओवर फ्रॉम हैवी मेटल टू नैनो पार्टिकल स्ट्रेस। क्योंकि हैवी मेटल पे, जो भी हैवी मेटल्स में अभी बताएंगे कौन कौन से हैवी मेटल हैं, वो सारे चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पीपल्स, क्योंकि जो देखा जाए तो पैथोलॉजी हुई, टैक्सोनॉमी हुई, टैक्सोनॉमी में काफी काम हो चुका, पैथोलॉजी में भी काफी काम हो चुका। अब क्या है, टैक्सोनॉमी हो चाहे पैथोलॉजिकल हो बेसिस हो, तो हर कोई अब स्विच ओवर हो रहा है प्लांट फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में,
या पैथोलॉजिकल जो भी डिजीज हो रही हैं उसमें उसको जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है, उसको जो आफ्टर आफ्टर डिजीज इन्फेक्शन वो कैसे उसे मिनिमाइज करेंगे उसके प्रोडक्शन ऑफ आरओएस को, उसमें पीपल्स अब काम करने लगे हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है आरओएस, कैसे मिनिमाइज होता है, ऐसा क्या होगा, कैसे करेंगे, पीपल्स क्या कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फर्स्टली हम लोग थोड़ा सा हैवी मेटल स्ट्रेस के बारे में देख लेते हैं। हैवी मेटल स्ट्रेस कई बार क्या होता है कि हैवी मेटल वर्ड आ जा रहा है, दैट मींस कि कैडमियम, सॉरी कैडमियम, कैडमियम आर्सेनिक, कैडमियम आर्सेनिक, Hg and copper, lead, sorry, thank you so much, lead। ये 4 हैवी मेटल्स हैं जिनके बारे में देयर पीपल साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस। अगर कई बार हैवी मेटल स्ट्रेस अगर जब भी हम बात कर रहे हैं तब दैट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैडमियम आर्सेनिक पारा एंड लेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है कि रिसर्च पेपर में आपके न्यूट्रिएंट स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है ना, अगर कहीं न्यूट्रिएंट स्ट्रेस की बात हो रही हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे हम नॉट ओनली हैवी मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे न्यूट्रिएंट स्ट्रेस आ रहा है। दैट मींस कि वो न्यूट्रिएंट विच आर डायरेक्टली हेल्पफुल फॉर प्लांट, उसकी उस टाइप ऑफ के न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी यू नो दैट न्यूट्रिएंट आर 2 टाइप्स, वन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड अदर इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं। तो उसमें क्या क्या कैटेगरी है, सी कार्बन लाइक दैट, वो सारे जो अगर उनमें से किसी भी मेटल्स का अगर कोई अधिकता है या कमी है, उसकी बेस उसके आधार पे कुछ भी प्लांट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस। परंतु कई बार क्या होता है हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में आपस में डिस्कस करते हुए इस चीज को हम लोग क्लासिफाई नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो आज से आप लोग कभी भी इस तरह की फील्ड पे काम करना तो ऑब्जर्व करना कि अगर वहां पे न्यूट्रिएंट स्ट्रेस लिखा है कि हैवी मेटल स्ट्रेस लिखा है, हैवी मेटल स्ट्रेस लिखा है, वो थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, वैसे देखा जाए हैवी मेटल स्ट्रेस में बेसिकली एक्चुअली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्लांट जो है कैडमियम आर्सेनिक एजी लेड जो है प्लांट जो है डायरेक्टली जो है ना, ये प्लांट्स के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं है ये। ठीक है ना, बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए। और बट इसका सोर्स ऑफ द कॉमन है, क्योंकि रॉक से या आपका माइनिंग से, रॉक माइनिंग से या इंडस्ट्री से, और जहाँ पे स्मेल्टरिंग होती है वहाँ से, कॉपर पेंट इंडस्ट्री से इजीली अवेलेबल हो जाता है हमारे वाटर एंड सॉइल्स में, और इसकी वजह से प्लांट्स फेसिंग स्ट्रेस। ओके, तो इसी के बारे में थोड़ा जल्दी से पढ़ के हम लोग आज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आरओएस को कैसे मिनिमाइज करते हैं, क्या क्या होता है आरओएस, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हैवी मेटल्स? फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज एंड fertilizer and pesticide, municipal waste and disposable, fossil fuel combustion and smelting and mining. These are the sources of the heavy metal, right? No doubt. Heavy metals are classified into two. One is essential and another one is a non-essential heavy metal. ठीक है, जो नॉन एसेंशियल हैवी मेटल है, पीपल्स आर आल्सो more work on this and some essential जैसे कि यहाँ पे मैंने हैवी मेटल यूज तो कर लिया, तो परंतु जो भी अगर हम लोग क्लासिफाई जब करते हैं ना, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आर्सेनिक, कैडमियम एंड लेड एंड एचजी के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, परंतु इन ओवरऑल मोटा इट्स ओके। Essential or essential required in trace amount but become toxic at elevated concentration like copper, iron, manganese, more। आपने देखा भी होगा जब आप मैक्रो और
माइक्रोन्यूट्रिएंट, और दूसरा क्या है? आप में से किसी को याद है क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट किसी को याद है कौन कौन से हैं? So carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, सर potassium, CHON magnesium, हाँ sulfur, calcium, हाँ, iron. कैल्शियम भी है कौन इसमें, यस सर। कौन पी के मग से कॉफी? यस सर। आयरन आयरन सर नहीं, मिडिल, आयरन मिडिल होता है सर, मिडिल होता है दोनों, बोथ। माइक्रो में आ जाएगा सर आयरन। नहीं सर, आयरन बोथ होता है। वेरी गुड वेरी आयरन गुड। माइक ब्रिज हाँ, बस एलिमेंट है बस आयरन। बस बस आपका ध्यान यहीं पे आकर्षित करना चाहता था। आयरन इज नॉट कंसीडर्ड एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, नाउ इट्स कम्स इन माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, एक्चुअली क्या हम लोगों ने भी, जब हम लोग मेडिकल की तैयारी करते थे और तब पढ़ते थे हम लोगों ने भी तब रट कर, हम जैसे आपने कोई फॉर्मूला बनाया है, हमने भी तब ये फॉर्मूला बना लिया था, सी हॉपकिंस एफई माइटी गुड। सी हॉपकिंस तो लिख दिया हमने, एफई माइटी गुड का mg, ठीक है ना। बट हमने जब लेटर ऑन जब तेज जिगर पढ़ना शुरू किया, देन आई फाउंड दैट कि दीज आर एफई को वहां से रिप्लेस कर दिया गया, इस मेटल्स को रिप्लेस करके माइक्रोन्यूट्रिएंट में अब डाल दिया गया। तो ये थोड़ा सा अपने में इम्प्रूव कर लेना और चेंज कर लेना कॉन्सेप्ट अपना आप, ठीक है। चलो कोई नहीं, मेरा बताने का यहाँ पे तात्पर्य बस इतना ही था। नाउ अब क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो नो डाउट किसी भी चीज की अगर लिमिट में है तो दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर अस, अगर उसकी कमी हो, ज्यादा हो, दैट विल बी द हार्मफुल। तो सो व्हाट इज द बेनिफिट, उसके भी कैटेगरी अलग है, आप लोग अलग मिनरल न्यूट्रिएंट की क्लास में इसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो नाउ हाउ, अब इसे देख लिया ना, अगर if essential heavy metals are more higher, then that will cause the toxicity to the plant. How heavy metals induce damage and repair? If plants are resistant against heavy metal, they will tolerate. If plants are susceptible to the heavy metal, they become death. Heavy metal that produce ROS, and another way is non-redox active metal indirectly reduce on ROS. In both category, they produce ROS. Once they produce ROS, that lead to the oxidative damage. ROS क्या होता है? Reactive oxygen species. ROS का फुल फॉर्म क्या है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। In another way, non-redox active metal indirectly induce ROS compete for the binding site in the target molecule. जैसे already you know that heavy metal जो भी होते हैं, they are the cofactor होते हैं ना, most of the enzymes के जो cofactor होते हैं, these mostly जो है आपके क्या होते हैं? heavy metal ही होते हैं। तो दैट मीन्स जो टारगेट मॉलिक्यूल है दैट आर अफेक्टेड, या that may be replaced by the heavy metal, that triggers signaling molecule and that goes for repair mechanism. If repairing is not proper, that plant may be damaged. Yeah, if repairing mechanism is properly operated well, that plant will survive. ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ROS। अभी मैंने पहले भी बताया, जितने भी मेटल, जितने भी स्ट्रेस पढ़ लो, एबायोटिक स्ट्रेस, इस सब के सब ROS प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं। तो आप बोलोगे कि ठीक है, ओके प्रोड्यूस करते हैं तो सो व्हाट, तो ROS ऐसी क्या भला है, ROS से क्या नुकसान है? ठीक है, तो वो उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम लोग उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। बट आपको अभी बता दूं, कोई भी चीज है प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हर चीज के दो पहलू हैं। मैं बताया ना अभी, हर चीज के एवरी हैव ए टू फेस। तो लाइक दैट ROS प्रोड्यूस जो हो रहा है, दैट मीन्स दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑल्सो, अनदर वे दैट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑल्सो।
तो कैसे क्या रोल है इसका, अगर कोई भी चीज अगर लिमिट में है दैट प्ले एन बेनिफिशियल रोल, एंड अगर इफ इन अधिकता में है दैट विल detrimental for the plant. So now see it. Plant that means how they were survived by, no doubt, that generate the antioxidant system. I will discuss in next slide. So before going to we discuss about these are activated work through a four-way by activating the mitogen activating protein kinesin, calcium signaling, ROS signaling and hormone signaling के through. Or ROS signaling, if in limit, that play that beneficial role, plant beneficial for the plant. If ROS is maximum, that maximum means if in excess, what will the cause of plants, I will discuss in next slide. Just see it, what will happen. ठीक है, तो ROS signaling, there are antioxidant system. One is enzymatic, another is a non-enzymatic. Okay, that enzymatic में क्या क्या example है, superoxide dismutase, thyroidexin and peroxidase. और non-enzymatic में क्या है, ascorbate, glutathione, S-transferase and alpha tocopherol. ठीक है, और ये that heavy metals also increase the concentration of hormone like abscisic acid, jasmonic acid, salicylic acid, thylline, ozine, cytokinin, beta-steroid, etc. ओके, अभी हम जो भी हम बता रहे हैं, हम थोड़ा सा टुकड़ों में बता रहे हैं. डोंट, आपको हो सकता है आप कनेक्ट ना कर पा रहे हो, बट डोंट वेरी. हमने जो भी टर्मिनोलॉजी अभी यूज की है आपके सामने, अभी मैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पढ़ा, जो स्लाइड स्टार्ट करूंगा उसमें आप कनेक्ट करने लगोगे. आई होप सो सभी लोगों ने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पढ़ा होगा. आप में से कोई ऐसा है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में नहीं पढ़ा है? मोरलेस पढ़ा ही होगा. ठीक है, तो इस अगेन आई एम रिक्वेस्ट यू, जहां पे भी आपको लगे कि आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट इट, प्लीज लेट मी नो. ठीक है, ओके सौम्या? यस सर थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बता दीजिए थोड़ा सा. हाँ, बस वही मेरा आज पढ़ाने का उद्देश्य ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है. बस मैं अभी जो भूमिका बना रहा हूँ, मैं अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका. ठीक है ना? तो ये सारी टर्मिनोलॉजी अभी सारा चीज, ये मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जितने भी स्ट्रेस हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस, हैवी मेटल स्ट्रेस, सैलिनिटी, चिलिंग, सारे के सारे क्या कॉज करेंगे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करेंगे. अब ये ऐसी क्या बला है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसके होने से क्या प्लांट्स को नुकसान है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ऐसा क्या जनरेट होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा इस स्लाइड को अभी स्टॉप करता हूँ, दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ आपको. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ठीक है, अब यहां से आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शुरू होगा. आप बिल्कुल यहां से फोकस करना. और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में name itself suggests that there are generation of free radical. Okay, that means the molecules having a unpaired of electron. अगर कोई मॉलिक्यूल अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स उसका ऑर्बिट फुलफिल नहीं है, दैट मीन्स दे बिकम वेरी एक्टिव. जब तक हमारे पास जॉब, जैसे कुछ लोगों के पास जॉब है, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, जब तक हमारे पास जॉब नहीं था, वी आर सो मच, यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, यहाँ का इंटरव्यू, वहाँ का इंटरव्यू, एंड लाइक दैट. वंस आई गेट ए जॉब, लिटिल बिट वी आर सेटल डाउन, चलो भैया कुछ तो मिल गई जिंदगी में. तो उसी तरह से क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, दे वंस दे बिकम ए अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे वांट टू बिकम ए सेटल डाउन. जब वो सेटल डाउन होने के क्रम में वो क्या क्या प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. लेट्स स्टार्ट.
Global climate change and associated adverse abiotic stress conditions such as drought, salinity, heavy metals, waterlogging, extreme temperature, oxygen deprivation, etc. greatly influence plant growth and development, ultimately affecting crop yield and quality as well as agriculture productivity also. Plant cells produce oxygen radicals and their derivatives, so-called reactive oxygen species, during various process associated with abiotic stress. अब क्या है आरओएस अब बहुत हो गया है। अब आरओएस के बारे में साइंटिस्ट ने काफी काम कर लिया है। नाउ साइंटिस्ट पिछले 4-5 सालों में जो रिसर्च चेंज हुई है, नाउ पीपल्स आर थिंकिंग अबाउट reactive nitrogen species, reactive nitrogen species, reactive carbon species, RCS, इनके बारे में आप पीपल्स ज्यादा सोचने लगे हैं। These are also synthesized during stress condition. How they are affecting how they are affecting these molecules, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट करंट में जो रिसर्च चल रहा है वो आरओएस से स्विच ओवर करके अब आरएनएस पे आ चुका है। ठीक है, अब आप लोग भी जिस भी लैब में काम करोगे तो उनसे बोलना कि थोड़ा सा हम लोग को इसका भी टेस्ट कराएं। आरओएस पे काम करेंगे ही करेंगे, हमने सर आरएनएस के बारे में भी बताया जाए। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल देखेंगे। Moreover, the generation of ROS is a fundamental process in higher plant and implied to transmit cellular signal information in response to the changing environmental condition. That means once according to stress, plant produce ROS. After producing ROS, plants are synthesized. After singular transaction, plants are synthesized according to stress condition. They synthesize protein and enzyme to fight against the stress condition. ऐसा नहीं है कि जो आरओएस सिंथेसाइज हो रहा है, अगेन आई एम सेइंग दैट आरओएस कई मामलों में अगर वो लिमिट में है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्लांट डेवलपमेंट। हाउ, वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। जैसे अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसका अभी फंक्शन ऑफ आरओएस इन प्लांट, ये फिगर तब के लिए है तब जब आरओएस इन लिमिट में है। ठीक है ना, दैट प्ले एन वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रोपिज्म। ओके, फोटोट्रोपिज्म, आई होप सो एवरीवन नो अबाउट इट। ठीक है, कौन बताएगा? अखंड ओके, वंदना, सौम्या, क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नो सर। अरे रिस्पॉन्स तो करो, बिल्कुल ऐसा ब्लैंक। एक्चुअली जब मैं पीपीटी शेयर करता हूँ तो जब ये तो मुझे पता नहीं चलता ना पीछे क्या चल रहा है। दैट मीन्स थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहो। देखो, पढ़ना ही बड़ी चीज नहीं, हम एक लेक्चर ले लें और आप लेक्चर सुन लो। और एक जैसे मैं अपने जनरली जो मेरे स्टूडेंट है, ही नोज दैट मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 2 तरह की कथा होती है, एक सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और एक भागवत कथा होती है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि सत्यनारायण भगवान की कथा चले। सत्यनारायण भगवान कथा जो आधे घंटे की चलती है और जिसमें सारे कॉलोनी की मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा होती हैं, सास और बहू की बुराई बतिया के चली जाती हैं। और जब की भागवत कथा होती है उसमें भी लोग इकट्ठे होते हैं, परंतु वहां पे अगर 10 मिनट बैठोगे तो कोई ना कोई चौपाई का मतलब आपको समझ में आने लगेगा, किसके बारे में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, परंतु सत्यनारायण भगवान की कथा किसी ने नहीं सुनी, सभी लोग अपने अपने घर। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो क्लास चले वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो। ठीक है, यस सर। तो प्लीज रिस्पॉन्ड, अगर नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो, आई डोंट नो। ठीक है Sir, it is the response of the plant towards the light. ओके, ट्रोपिज्म। ओके, फोटो मीन्स लाइट और ट्रोपिज्म में मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज ए फोटोट्रोपिज्म। अगर कोई वर्ड आ जाए फोटोटैक्सिस,
या फोटोटैक्टिक, तो उसका क्या मतलब है सर? रिस्पॉन्स सर टू एनिमल्स टू लाइफ। ट्रॉपिक जो मोमेंट है वो ग्रोथ के थ्रू होता है सर। ग्रोथ, ग्रोथ तो प्लांट्स का भी ग्रोथ हो रहा है। नहीं सर, जैसे ट्रॉपिक मोमेंट है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म है, दिस इज द लेंथ, मतलब ग्रोथ के कारण होता है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं होगा। और अच्छा, जैसे टैक्टिक मोमेंट या नेस्टिक मोमेंट है, वो दैट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन, लगभग कंसंट्रेशन जैसे नेस्टिक। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट डिफाइन कर दे रहा हूँ। ट्रॉपिज्म वर्ड जब भी आए, दैट मींस कि मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स लाइट हो रहा है, होल बॉडी का मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना? प्लांट्स का पार्ट मूवमेंट हो रहा है लाइट की तरफ। जबकि यस जब भी टैक्सिस और टैक्टिक वर्ड आए जहां पे भी, दैट मींस होल बॉडी मूवमेंट है, ठीक है? यस। होल बॉडी का, जैसे बैक्टीरिया के केस में आप पढ़ोगे, प्रोटोजोआ के केस में पढ़ोगे, वहां पे क्या है, होल का होल बॉडी मूव कर रहा है टुवर्ड्स टेम्परेचर, लाइट etc, ठीक है? जहां पे भी होल बॉडी मूवमेंट है, दैट वी यूज द टर्म टैक्सिस एंड टैक्टिक। एंड ट्रॉपिज्म वर्ड, इज्म वर्ड जब भी आएगा, ट्रॉपिज्म वर्ड यूज आएगा यहाँ पे पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है? और यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, होल बॉडी। तो थोड़ा सा जब भी पढ़ना तो ध्यान रखे पढ़ना आप लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रोल। मैम सर नेस्टिक में भी तो ऐसे होता है। नेस्टिक की स्पेलिंग अलग है, ये इसके टैक्टिक हम वर्ड है, टैक्टिक वर्ड ले रहे हैं, टैक्टिक, टैक्सिस, ठीक है ना? इस पॉइंट को ध्यान में रखो आप, ठीक है? होल और पार्ट, ठीक। दूसरा रोल है इसका डिफेंस रेजिस्टेंस में। जब प्लांट्स इन्फेक्शन कॉज होता है, जब बायोटिक स्ट्रेस कॉज होता है, तो प्लांट्स क्या करता है, को सैलिसिलिक एसिड का सिंथेसिस बॉडी में इनहांस कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट्स आर एबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन ऑफ द इंसेक्ट या हर्बिसाइड। ओके, एक्चुअली क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड के सिंथेसिस के बाद एल्कोलॉइड की सिंथेसिस बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, द प्लांट्स लीफ बिकम बिटर, काफी तीखा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या फर्दर इन्फेक्शन जो है प्लांट्स के अंदर स्टॉप हो जाता है। और भी है, आई विल डिस्कस इन व्हेन आई विल डिस्कस इन बायोटिक स्ट्रेस, देन आई विल दैट रोल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेनेसेंस आल्सो। क्या सेनेसेंस भी होना, अगर टाइम पे मैच्योरिटी हो जाए उसके बाद, सेनेसेंस इज आल्सो ए गुड प्रोसेस in mature stage, and that lead to the nitrogen fixation also, that lead to growth and development, that play an important in hormone signaling, and that play an important role in stomatal guard cell opening also। अगर ये सिचुएशन मैंने फिगर कब दिया, when ROS in optimal, ठीक है ना? ऑप्टिमल है, दैट मीन्स कि दीज आर नॉट ROS इन एक्सेस, एक्सेस में नहीं है, तब की सिचुएशन बताई है हमने। और जब ROS अब एक्सेस में जब हो जाएगा तब क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बिफोर गोइंग टू सी व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दैट मीन्स जब ROS अधिक होगा तो दैट लीड टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों हो रहा है, जस्ट गो थ्रू इट। इज एन इम्बैलेंस बिटवीन फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। अब फ्री रेडिकल क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है, आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड। Under normal conditions, cells are able to balance the production of oxidant and antioxidant. Oxidative stress occurs when cells are subjected to excessive level of ROS or as a result of antioxidant depletion. ठीक है? It is harmful because ROS attack biological molecules such as lipid, proteins, DNA that involve in pathogenesis of lifestyle related disease. ठीक है? Oxidative stress has a useful role in physiological adaptation in the regulation of intracellular signal transduction. When functioning properly, free radical can help fight off pathogen to
प्रिवेंट इन्फेक्शन। जैसे अभी आपको बताया कि फर्दर इन्फेक्शन से सैलिसिलिक एसिड के सिंथेसिस के बाद फर्दर इन्फेक्शन उसका स्टॉप हो जाता है। तो इसीलिए कई बार इसको सैलिसिलिक एसिड को दे आर कंसीडर्ड एज ए इम्यून प्लांट इम्यून रिस्पांस के तौर पे भी आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, कई लोग इस पे भी काम करते हैं, प्लांट की इम्यून रिस्पांस पे भी। तो उसके बाद तब वो सैलिसिलिक एसिड और उसके बारे में स्टडी करते हैं वो लोग। नाउ हाउ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज, व्हाट इज अ फ्री रेडिकल, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड, वी आर गोइंग टू सी। Oxidative stress, again I am repeating that oxidative stress is nothing, it is a result from condition promoting the formation of active oxygen species that damage or kill the cell। जो भी active oxygen species formation हो रहा है वो कैस after formation that damage or kill the cell। There are various factors which are responsible for oxidative stress, like that one is salinity, root nodule formation, heavy metal, heat and cold, pathogen, drought condition, ozone itself, ozone senescence, herbicide, wounding, intense light and transition to anoxia, मतलब कि anaerobic condition that lead to the formation of reactive oxygen species। reactive oxygen species को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROS के फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, चलो अभी अब क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो एक फिगर ये दिखाया जा रहा है, सपोज दैट वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट रीड आउट इट। बस यहाँ पे देखना कि स्ट्रेस है, नो स्ट्रेस, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है एंड डेथ है। ठीक है, अगर जब स्ट्रेस स्ट्रेंथ है, जैसे होल्ड, जस्ट गो थ्रू इट। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझाया जा रहा है, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन में भी आरओएस जनरेट होते हैं। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करने का, मैं जिससे डिटेल तो और करूँगा ही करूँगा। यहाँ पे देखना, जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, दैट मीन्स जब 90% वाटर अवेलेबिलिटी है, दैट मीन्स वी डोंट टेल देम कि देयर इज स्ट्रेस। जैसे जैसे वाटर रिलेटिव और 70%, 60, 40, 20, दैट मीन्स स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी घटता जा रहा है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। इन दैट सिचुएशन में प्लांट्स हाउ सर्वाइव, that there are adaptation mechanism may be avoidance या टॉलरेट, या तो अवॉइडेंस कर जाए, जैसा कि आप लोगों ने जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आपको हमने वो बताई थी एफेमरल प्लांट्स के बारे में कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, एज इन केस ऑफ डेजर्ट ग्रासेस। तो अब रिस्पॉन्स में क्या करेगा कि स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा, लीफ कर्लिंग कर लेगा या एक्स्ट्रा वैक्स का डिपोजिशन करेगा। और तो यहाँ पे जो अवॉइडेंस तभी तक संभव है जब एंटीऑक्सीडेंट और आरओएस बैलेंस हो। जितना आरओएस प्रोड्यूस हो रहा है, आरएनएस प्रोड्यूस हो रहा है, वो एंटीऑक्सीडेंट जो भी एंटीऑक्सीडेंट जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उसको क्या है स्केवेंज कर ले या उसको एनी हाउ रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो इस तरह से क्या प्लांट्स आर एबल टू मैनेज इट। इफ इन केस आरओएस, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तराजू बना हुआ है, देख रहे होगा, आरओएस का पल्ला जब भारी हो जाता है और एंटीऑक्सीडेंट का पल्ला हल्का हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन में प्लांट्स फेस स्ट्रेस, plants come under stress, and that there are detrimental changes are going on. क्या detrimental changes going on हो जाता है? Lipid का membrane damage, lipid peroxidation. It is happen just because of ROS ज़्यादा formation तो क्यों होने लगता है? Because of इसमें जो है
वाटर पोटेंशियल NADPH ऑक्सीडेज का फॉर्मेशन जो है एंजाइम बिकम एक्टिवेट हो जाता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है ROS का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है प्लांट्स आर मेम्ब्रेन्स आर डैमेज, एंजाइमोलॉजी इज डिस्टर्ब। अभी मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग ऐसे हैं होंगे 100% श्योर जो अभी तक अभी ROS के बारे में और RNS के बारे में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में अभी उतना डिटेल पढ़ा नहीं होगा, बट आज की क्लास के बाद यू हैव समथिंग, यू हैव नॉलेज आफ्टर दैट। ठीक है, अब कैसे होता है ROS, कैसे जनरेट होता है, क्या क्या फैक्टर ROS होते हैं, रिएक्टिव फ्री रेडिकल क्या क्या है, फर्स्टली वी सी दैट। अभी तक इसमें कुछ पूछना है आपको जिससे कि मैं और कोरिलेट कर पाऊं? कोई कुछ पूछेगा? इट्स ओके। ओके सर। ठीक है, अभी हो सकता है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं अभी, परंतु जैसे ही अब मेरी क्लास अब आगे बढ़ती जाएगी, अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समझ गए, इसका मतलब कि इट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज नथिंग, इट इज प्रोडक्शन ऑफ ROS या RNS आफ्टर एनी काइंड ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज अ फ्री रेडिकल? जो भी ROS प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर द फ्री रेडिकल। कौन कौन से इतने टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज अ नॉर्मल, इट इज नॉट ए ROS। फर्स्ट जो ROS जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, दैट मींस रिएक्टिव है, दैट मींस उसका ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल नहीं है, दैट दे रिक्वायर द फर्दर इलेक्ट्रॉन टू सेटल डाउन। तो वो अपना किसी न किसी बायोमॉलिक्यूल से रिएक्ट करके अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो दैट्स वाई जो सिंगलेट ऑक्सीजन के बाद जो सिंगलेट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, दैट आर मोर रिएक्टिव। आफ्टर दैट सुपर ऑक्साइड एनायन, इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना कि सिंगलेट ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सुपर ऑक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो थोड़ा सा देखते रहना, क्योंकि ये बार बार टर्मिनोलॉजी जब भी आगे बढ़ेगी ना तो हर जगह पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा आप लोग देखते रहना। O2 फ्री रेडिकल और आयंस, ऐसे जब होगा इसका सिंबल जो है सुपर ऑक्साइड एनायन का, इसको आप सभी लोग जानते ही होंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सी रेडिकल, पर हाइड्रोक्सिल रेडिकल, O2H रेडिकल, एंड लास्ट वन इज ओजोन। ठीक है, ओजोन इज नॉट ए फ्री रेडिकल, ठीक है ना, रेडिकल में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। दो ऐसे कंपाउंड हैं H2O2 एंड ओजोन इज ए नॉन रेडिकल है, वो रेडिकल नहीं है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो फुलफिल है, परंतु एक्सेप्ट इनके अलावा ये जो चार हैं, ये जो क्या है, ये फ्री रेडिकल हैं। अभी मैं कैटेगरी और दिखाऊंगा, फ्री रेडिकल है। तो इनके रेडिकल और नॉन रेडिकल का जो फॉर्मूला फॉर्मेशन हो रहा है, हाउ दे प्रोड्यूस and how they scavenge and what their impact on plant, I will discuss. वैसे फिलहाल यहाँ पे ओजोन है, ओजोन के बारे में everyone knows that, ओजोन के बारे में सभी लोग जानते हो? यस सर। वेरी गुड। कोई ऐसा बताएगा, आप एक पॉल्यूटेंट्स का नाम बताओ जो हार्मफुल भी है यूजफुल भी है। वैसे पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन क्या है? पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स अनवांटेड सब्सटेंसेस। अनवांटेड सब्सटेंसेस नहीं, कंप्लीट करो डेफिनेशन। अनवांटेड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, देन सो व्हाट? Wrong substance, wrong time, wrong place. इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा आदमी है जो रॉन्ग टाइम पे आपको इंटरफेयर करे, तो अब वो आपके लिए पोल्यूटेंट्स हो जाएगा? नहीं सर, जनरल जैसे एनी टाइप एनी अनडिजायरेबल चेंजेस और which change the क्या कहते हैं नेचुरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल, अर्थ एंड नेचर। तो एनी अनवांटेड मटेरियल कह लो, अनवांटेड एनी हार्मफुल सब्सटेंस which affect the plant physiology या animal physiology,
any substance which are harmful या any substance which are harmful for plants and animal, which that substance is known as pollutant. आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा जब भी pollutants आएगा, harmful for plants and animal. Yes. हमें तो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर कोई भी चीज हमें नुकसान करेगी तो वी विल टेल देम यू आर ए पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पर पोल्यूटेंट जब भी वर्ड आए तो दैट मींस दैट आर हार्मफुल फॉर अस, फॉर लिविंग थिंग्स। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा पोल्यूटेंट्स का नाम बताओ जो यूजफुल भी हो और हार्मफुल भी हो। Yes sir, H2SO4. H2SO4, अच्छा कैसे चलो कैसे यूजफुल और कैसे हार्मफुल है? यूजफुल सर हम लोग सर लैब में सर इस्तेमाल करते हैं, हार्मफुल सर एसिड रेन होता है सर। कौन बोल रहा है ये, बता रहा है हमको आंसर ये? सर कुलदीप। कुलदीप नहीं बेटा, कार्बन हमने ओजोन बोला गैस। कि सर ओजोन। Sir, ozone. कैसे ओजोन कैसे? ओजोन भी है सर, ओजोन सर ये अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो अल्ट्रावायलेट ये रेज को यूजफुल बताएगा होगा। सर। सॉरी, हाँ हाँ स्ट्रेटोस्फीयर में स्ट्रेटोस्फीयर में है तो क्या करता है ये? प्रोटेक्टिव ओजोन शील्ड। दो टाइप की होती है ना, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। हाँ चलो मतलब ओजोन तो है ही है ना, गुड हो वैसे चाहे bad हो। CO2 कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं नहीं, आंसर तो ओजोन ही है, नो डाउट। परंतु कैसे हेल्पफुल है उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। फिर ये ओजोन लेयर को अर्थ पर आने से रोकती है, जो यूवी उसकी लाइट एक लेयर क्या होती करता है, है, ये और यूवी फिर लाइट को प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट, यस सर, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है आने से, जिससे स्किन कैंसर होता है। और बस यही मेन रीजन है सर। प्रोडक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। हाँ हाँ चलो तो हार्मफुल हो गया, चलो प्रोडक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग में समवेयर इट विल हेल्पफुल। तो यहाँ पे हार्मफुल और क्या है? ओजोन के बारे में सुना है आप लोगों ने? इनके अलावा जो हार्मफुल में है, यूजफुल तो बता दिया तुम लोगों ने। नहीं नहीं, यूजफुल और भी हैं यूजफुल। सर ओजोन होल का भी तो रहता है ना, हाँ वही उसकी तो वजह से। नहीं, ओजोन होल हो रहा है तो परंतु ओजोन होल में होल हो रहा है, दैट मीन्स डिप्लीशन ऑफ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हो रही है, वो तो सीएफसी से हो रहा है, कार्बन फ्लोरोकार्बन या एचएफसी है। अब सीएफसी की जगह पे कार्बन फ्लोरोकार्बन, सीएफसी की जगह पे एचएफसी अब यूज होने लगी है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओजोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं जैसे बताऊंगा आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी। नेसेंट ऑक्सीजन सर क्या है? नहीं 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 नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं है। सर अब आप बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ। अगर आपको बता दूं, अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है तो दैट आर प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी लाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। दूसरा, अगर वही ट्रोपोस्फियर में आपका ओजोन आ रहा है तो वो क्या करता है, आपके माइक्रोब्स को किल भी करता है। ये आपके एटमॉस्फेयर में ओजोन है कि नहीं है ना? आपके एटमॉस्फेयर में ओजोन है कि नहीं है, ये बताइए। Yes, sir. कि वही Present है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। सभी लोग एग्री करते हैं ना, ट्रोपोस्फियर में भी ओजोन पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट है, Yes, दोनों sir. प्रेजेंट है, राइट। तो ये पहला काम हो गया यूवी लाइट। दूसरा, माइक्रोब्स को किल भी करता है ये, ठीक है, ओजोन। और तीसरा, अब इसका क्या है, किल द माइक्रोब्स। Sir, harmful microbes को. नहीं, वो किसी भी माइक्रोब्स को ये किल कर देगा। Okay, sir. ओजोन, हाँ ओजोन्स का स्प्रे किया जाता है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जब उनका ऑपरेशन थिएटर बनाया जाता है तो ओजोन गैस उसमें पास की जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से दैट किल द माइक्रोब्स आल्सो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला यूजफुल कैसे है। अब ये यूजफुल हो गया, और हार्मफुल तो ऑलरेडी यू नो दैट वंस ओजोन्स इंटर ऑन द प्लांट सरफेस या हम लोग के सरफेस पे भी जब आता है ओजोन तो बहुत ईचिंग होती है। जब मैंने तो एक्सपोज किया हूँ अपने सरफेस पे, ओजोन जब आती है, अब स्किन हमारी जब टच होता है ओजोन, बहुत तगड़ी ईचिंग होती है, बहुत ही जैसे लगता है कि कितनी चींटियां काट रही हैं।
तो लाइक दैट ऐसा फील सेंसेशन होता है। तो दूसरी साइड में ओजोन जब प्लांट्स के सरफेस पे आता है तो इरोड कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि अनदर पॉल्यूटेंट्स दे आर इजिली इंटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो। तो उसके बारे में ही थोड़ा सा हम लोग जाएंगे। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन एक बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एक इंटरव्यू में, नेम द पॉल्यूटेंट विच आर, बड़े खुश हुए थे जब मैंने इसका आंसर दिया था। तो ठीक है, आगे बढ़े। H2SO4 नहीं होगा सर यूजफुल और हार्मफुल? नहीं बेटा, वो तो हम यूज कर रहे हैं ना, ये तो नेचुरली ये नेचुरली काम हो रहा है। ये अच्छा सर। ये आप पहले के जमाने में ओजोन, अच्छा हाँ चलो याद आया, पहले के थोड़ा सा डिस्कस करें 2 या 3 मिनट, थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेस्ट होगा परंतु बहुत Yes, sir. इंटरेस्टिंग है। हम सभी लोग अब हिंदुत्व सबका जागृत हो रहा है। तो तो पहले के जमाने में हम लोग अग्निहोत्रा करते थे। अग्निहोत्रा मीन्स अग्नि हवन करते थे घरों में। आहुति अब देना तो nowadays अब वो नहीं होता है। तो पहले ऐसा क्या होता था अग्निहोत्रा में, जब वो पूजा यज्ञ करते थे तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि इसमें हम लोग घी डालते हैं और गोबर है, गोबर गाय का गोबर कंडा बना हुआ होना चाहिए। उसमें लकड़ियां भी स्पेशल टाइप्स की लकड़ियां यूज की जाती हैं। तो वो जो भी घी है, कंडा है, स्पेशल टाइप्स के जो भी लकड़ियां यूज की जाती हैं ना, वो हिमालय की लकड़ियां होती हैं जो जिम्नोस्पर्मस होती हैं। और उसमें बेसिकली जो पाइन के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ ऑफ स्टेम को यूज की जाती रही है। तो वही आपको अग्निहोत्रा में जो पैकेट भी आप खरीदोगे मार्केट से वो मिलेगा। तो इसको जलाने से आप पहले बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि जहाँ पे भी हवन हो वो आपका एटमॉस्फेयर प्योर होगा। आपका एटमॉस्फेयर प्योर होगा तो उसका क्या मतलब है? ऑल आर साइंस, इसके पीछे हमें रीजन जानना चाहिए था परंतु हम लोग रीजन नहीं जानते। ऐसा क्या रिलीज हुआ, कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ से, घीओ से? वहां से बेसिकली जो भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम लोग कहते हैं VVOC। आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, अब वो दे आर वर्किंग ऑन दिस VVOCs पे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये बेसिकली जो यूनिट होती है आइसोप्रीन यूनिट होती है। ये आइसोप्रीन, राइट, आइसोप्रीन जो 5 कार्बन का है उससे बन के मिल आइसोप्रीन, पेंटा, डेका और ऑक्टा लाइक दैट। ठीक है, तो वो क्या होता है, इजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं सनरेज पड़ता है तो तब वो VOCs के ब्रेक डाउन के बाद क्या होता है, ओजोन गैस निकलती है। और यही ओजोन जो है आपके एटमॉस्फेयर में, प्लांट सरफेस पे, जो भी आपका सराउंडिंग है, उसको वहां पे वो माइक्रोब्स को वो किल कर देते हैं। तो इसीलिए जब भी आप हवन करते हो तो ओजोन गैस निकलती है और किल होता है। आपने फील भी किया होगा कि आपके घरों में जहां भी अगरबत्ती जलती है तो वहां पे आपका यू फील दैट कि हाँ वहाँ साफ सुथरा हो जाता है। वहां पे जनरली आपको किसी भी टाइप का माइक्रोब्स और फंगल ग्रोथ उस नियर बाय विसिनिटी में ग्रो करता हुआ नहीं मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। बट मैं यहाँ पे एक बात चीज और है, बस का मतलब ये नहीं कि आप सभी लोग अपने घर में बस कुछ नहीं, अग्निहोत्रा लाया और जलाने लगे और भाई घर को प्योर करना है। बट मैं यहाँ बट वर्ड यूज कर रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि ओजोन इज ऑल्सो ए कैंसरस ऑल्सो, पता है, ये कैंसर भी कॉज करता है ओजोन। इसीलिए आप एक लिमिट में ही VOC ओजोन, इसलिए जो भी अग्निहोत्रा करना है तो 15-20 दिन पे चाहे 1 महीने पे करना। और कभी भी ऐसा नहीं हो कि जहाँ पे अगरबत्ती धूप बत्ती जल रही हो तो वहां पे लंबे समय तक बैठे मत रहना, वहां से थोड़ा सा साइड हो जाना। ठीक है ना, हर चीज का मैंने बार बार बोल रहा हूँ, हर चीज के 2 पहलू हैं, फायदे और नुकसान दोनों हैं। ठीक है, तो केयर अबाउट इट। अच्छा, ये अभी मैंने ये बता दिया कि गाय और घी से निकलते हैं। वो आपको बता दूं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो प्लांट्स होते हैं ना, दैट आल्सो रिलीज VOCs।
जो प्लांट्स होते हैं वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं। इसीलिए आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो करता है वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, आपने सबसे अच्छा एग्जांपल प्लांट्स में आपने घरों में देखा होगा तुलसी का, देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। इसका मतलब तुलसी जो है सबसे ज्यादा बीवीओसीज रिलीज करती है, जो इजिली ओजोन प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है ना? तो ये आगे चल के आप में से कोई अगर रिसर्च करना चाहेगा तो इस फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चले गए थे, सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग अब बता पाओगे ना अपने अग्नि जो हवन यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से क्या फायदा है? तो इसमें मैंने अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन, सॉरी, हाँ, अभी इसके सोर्सेस क्या क्या हैं अभी हम लोग लेटर ऑन और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा सा आपने देख लिया। Now, reactive oxygen species, it is formed during certain redox reaction and during incomplete reduction of oxygen या oxidation of water by the mitochondrial और क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। आपने ऑब्जर्व भी यही किया होगा कि आप दो ही जगह पे आप क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ते हैं। वन प्लेस के क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के फोटोफॉस्फोर नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप माइटोकॉन्ड्रिया के केस में पढ़ते हो, है राइट? तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से दैट प्रोड्यूस द ROS, that produce the like that singlet oxygen, hydrogen peroxide, superoxide anion, hydroxyl anion, and perhydroxyl radical, right? Out of this, those hydrocarbon and oxide of nitrogen, sulfur oxide react with solar radiation to generate ozone. अब जो भी ये कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट रिएक्ट विद NO, NO2 एंड सल्फर in presence of light that generate NO2. NO2 is also ROS, but it is not a free radical. It is a non-radical है. Ozone is highly reactive oxidant. अब थोड़ा सा हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ते हैं. How ozone is harmful for the plants. Already we have, you know very well कि how ozones are formed and how comes in the stratosphere and how CFCs and affect the ozone depletion. I am not going to discuss about it. But here we are clearly seen that after fossil fuel consumption, hydrocarbons are generated in presence of oxygen that form the ozone, right? या नाइट्रस ऑक्साइड भी जब फॉसिल्स, आप कई बार ऐसे लिखा होता है NO2, SO2, अब में से कोई बताएगा कि NO2 कहाँ से आती है एटमॉस्फेयर? फॉसिल फ्यूल बर्निंग के में तो है, परंतु स्पेशली और स्पेसिफाई करो कि किस तरह के व्हीकल से NO2 गैस निकलती है और किस तरह के व्हीकल से SO2 गैस निकलती है, थोड़ा स्पेसिफाई करो आप लोग। कौन बताएगा? किसी को पता है? नहीं? यस Sir, NO2, sir, emission from cars. कार, मतलब कार किस तरह की कार से? डीजल ड्रिवन या पेट्रोल ड्रिवन? शायद सर पेट्रोल और डीजल दोनों ही। दोनों, ओके। तो चलो ये चलो अच्छी बात है। कॉमन ये सारी हम जो भी बता रहे हैं बहुत ही कॉमन है, मतलब अब मेरे लिए तो कॉमन है, बट आप जब आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो नहीं आइडिया, फिर भी आप जनरली इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे हम लोग जनरली तो हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्पेशली आपको कानपुर सिटी इज द टॉप वन। वी आर लिविंग इन
कहीं पे हम लोग टॉप 1 तो हैं इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। ऊपर से अकॉर्डिंग टू WHO कानपुर सिटी इज द टॉप 1 सिटी इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, इसमें से NO2 जो है इट इज रिलीज बाय पेट्रोल डीजल व्हीकल जो होते हैं ना, वो NO2 रिलीज करते हैं, और SO2 गैस जो निकलती है वो क्या बोलते हैं, डीजल ड्रिवन से। ठीक है, डीजल ड्रिवन जो है वहां से जो भी जैसे ट्रक है, ये से जो भी डीजल से चलने वहां पे सॉक से निकलता है SO2, और पेट्रोल से NO2। थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान में रखना आप लोग। इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज को लेके। बट हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि वंस द NO2 और volatile organic compound comes in the atmosphere that react with ultraviolet UV radiation that form ozone and that form ozone. Okay, once these ozones comes in the atmosphere, what will be the impact on plant we are going to see. तो जैसे ओजोन डैमेज से आपको लीफ जो है लीफ पे ब्लीचिंग हो जाती है, लीफ की वाइट पैचेज आ जाते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ ओजोन। now comes to the interesting part is that higher concentration of ozone, अगर ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो उससे उस संदर्भ में क्या होगा, स्टोमेटा बिकम क्लोज कर लेगा स्टोमेटा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ओजोन ज्यादा है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, जिससे कि फर्दर ओजोन की एंट्री तो नहीं होगी। जब फर्दर ओजोन की एंट्री नहीं होगी और जब फर्दर ओजोन की एंट्री को रोक दिया, परंतु CO2 तो इसी के थ्रू ही लेना था इसको, इसका मतलब CO2 भी अपटेक बंद हो जाएगा, तो फाइनली इट विल रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस। Then what will happen? Ozone cannot क्यूटिकल के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तब क्या होगा, लीफ के सरफेस पे ये डिपॉजिट होने लगेगा ओजोन। जब ओजोन के सरफेस पे एडेक्सियल सरफेस जब डिपोजिशन होने लगेगा, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, इसके सरफेस को ओजोन क्या करेगा, ईचिंग मतलब करोड कर देगा। जब वो सरफेस को लिपिड लेयर को करोड कर देगा, तो देन क्या होगा कि जो भी पोल्यूटेंट्स हैं वो इजिली इंटर करने लगेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओजोन आफ्टर डिपोजिशन ऑन द लीफ सरफेस दैट फॉर्म ऑक्सी रेडिकल लाइक हाइड्रोक्सी रेडिकल, सुपर ऑक्साइड रेडिकल एंड H2O2। उसके फॉस्फोप्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड पर ऑक्सीडेशन होने लगेगा टू मेम्ब्रेन में डैमेज आल्सो। और जो अनदर गैसेस जो हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं, और साथ ही सॉल्यूट लीकेज membrane also cell once the inside is damaged to peptide and protein, and if dasful antioxidant defense जो भी उसके अगेंस्ट में उस मॉलिक्यूल, फिर क्या होगा, survive, that will lead to the death of the plant। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ बढ़ते हैं। Decrease of finally leaf injury, reduce growth of a shoot and root, accelerated senescence and crop. Transport, compactivities, collapses membrane potential, increases calcium on apoplasm, to molecule also। अब अगर प्लांट्स अगर उसके पास अगर रेजिस्टेंस है उसके पास, दैट मींस वी हैव ए डेवलप द एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम, अगर उसके पास डेवलप्ड है या डेवलप कर लिया अगेंस्ट ओजोन या एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल, दैट इन दिस वे द प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव
and in this way plants are able to avoid या tolerance against the ozone. ठीक है, अब वो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है क्या चीज, हाँ? तो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग को डिटेल देखना होगा। तो यहाँ पे हम दो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, एक फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसे छोड़ो। अब क्या है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बताने जा रहे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम में दो तरह के, एक तो एंटीऑक्सीडेंट बायोमॉलिक्यूल है और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है। पहला है एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल और दूसरा है जो है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। अब यहाँ से अगर आप लोगों ने नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो होपफुली अभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी मैं बताऊंगा। अभी तो जनरल है, अल्फा टेकोफेरॉल, इट कम्स अंडर ड्रॉट कंडीशन में। नॉट ओनली यहाँ पे जिस बुक से लिया है हमने वहां तो ड्रॉट ही सिर्फ लिखा था, परंतु अल्फा टेकोफेरॉल सिंथेसाइज्ड इन अनदर स्ट्रेस आल्सो, like that anionic peroxidases, ascorbate peroxidases, catalases, glutathione reductase, polyamine, and superoxide dismutase. So these are the enzymes which are synthesized during various stress. और यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है। अभी मैंने बताया ना कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था विच टेल द स्ट्रेस मॉलिक्यूल, अगर आप में से कोई परीक्षा देगा नेट का तो देखेगा कि आप ना एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं। पहला मॉलिक्यूल है एस्कॉर्बेट विटामिन सी, सभी लोग विटामिन सी खाते हो और सभी लोगों ने कोविड पीरियड में जम के खाया होगा, राइट? खाया कि नहीं सभी लोगों ने विटामिन सी? यस सर। तो आज वो देखोगे कि कैसे विटामिन सी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल हमारी बॉडी में, कैसे एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है वो तो प्लांट्स और एनिमल का हो, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ बोथ आर सेम। सेकेंड इज बीटा कैरोटीन, इट इज फाउंड इन प्लास्टिड। एस्कॉर्बेट कहाँ पाया जा रहा है? एपोप्लास्ट, एट साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड लाइक दैट। थर्ड वन इज ग्लूटाथियोन, इट इज a 3 अमाइनो एसिड कंपाउंड, ठीक है, ग्लूटामिन, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। It is found in cytosol, mitochondria and plastid. It is the smallest proteins also. I am right? Huh? It is the smallest protein. सर ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट होना चाहिए। नहीं, ग्लाइसिन तो अमाइनो एसिड है। आई एम टेलिंग दैट ए स्मॉलेस्ट प्रोटीन। यस सर, राइट, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। आप इसे रटे रहना, ये 3 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। इसको आप लोग श्योर रटे रहना अगर कोई कंपटीशन देना चाहते हैं तो आप लोग। फोर्थ वन इज पॉलीएमीन एंड फिफ्थ वन इज अल्फा टेकोफेरॉल, विटामिन ई। अब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हैं वो विटामिन ई चेहरे पे लगाते भी हैं आप लोग, तो दैट इज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू रिड्यूस द ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल। और कई बार हम लोग विटामिन ई की गोलियां भी खाते हैं चेहरे की टोनोसिटी के लिए। जियाजेंथिन, it is found in chloroplast. That all these antioxidant molecules which are very helpful to reduce the oxidant. और ये तो हो गया एंटीऑक्सीडेंट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। और नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजाइम्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जनरली ये पूछा जाता है, ये कैटलेज वाला जो भी हो। इसे जस्ट गो थ्रू इट। कैटलेज, मेरे पेन का लग रहा बैटरी चला गया,
कोई बात नहीं, मैं हाथ से लिखता हूँ उस पे। राइट, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंजाइम इज ascorbate peroxidase, इसका फॉर्मूला इज APS, शॉर्ट फॉर्मूला, इट इज फाउंड इन साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, रूट नोड्यूल। सेकंड इज कैटालेज, फॉर्मूला इज CAT, कैट, इट इज फाउंड इन पेरोक्सिसोम ओनली। तो इसे ध्यान में रखना। ऐसे पूछा जाता है कैटालेज का सब सेलुलर लोकेशन क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना इस बात का। थर्ड वन इज dihydroascorbate reductase, DHAR, it is found in cytosol and root nodule. And fourth one is glutathione reductase, is written GR, it is found in like that. Glutathione peroxidase, it is found। ये एब्रीविएशन थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि एब्रीविएशन अभी आगे चल के आई विल यूज, ठीक है। मोनोहाइड्रो dihydroascorbate, it is found in cytosol, mitochondria, plastid। peroxyredoxine, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक क्या था, अभी बताता हूँ। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इट इज 3 टाइप्स, डिपेंड ऑन कोफैक्टर, डिपेंड ऑन कोफैक्टर। कोफैक्टर मीन्स जो मेटल आयन है, अगर कॉपर जिंक एसओडी है, कि मैंगनीज एसओडी है, कि आयरन एसओडी है, ठीक है ना। जो आयरन एसओडी है, इट इज फाउंड इन प्लास्टिड, और जो मैंगनीज एसओडी है, इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। और कॉपर जिंक एसओडी है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इट इज फाउंड इन साइटोसॉल, पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड एंड रूट नोड्यूल। राइट, अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही अभी तक रिसेंटली जो डिस्कवर्ड जो एंजाइम्स हैं, जिस पे भी रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में ज्यादा इस पे चर्चा होने लगी है, वह है पेरोक्सीरिडॉक्सिन की। ये जो है, इस पे जो है, वैसे काम तो बहुत पहले भी हुआ था, परंतु ये फर्दर थोड़ा सा इस मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पेपर आने शुरू हुए हैं पेरोक्सीरिडॉक्सिन के बारे में। वैसे तो फिलहाल ये सारे एंजाइम्स है, इन्हीं जो 5-6 एंजाइम्स हैं, इन्हीं एंजाइम्स पे आप पूरी PhD, अगर आप स्ट्रेस फिजियोलॉजी में काम करोगे तो इन्हीं एंजाइम्स पे ही आपकी पूरी PhD सबमिट हो जाएगी। राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना बच गया, 5 बज चुका है, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट और पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं, थोड़ा फ्री रेडिकल के बारे में। इट इज अ ट्रिपलेट ऑक्सीजन। ट्रिपलेट ऑक्सीजन इज अ नॉर्मल ऑक्सीजन, ओके। सिंगलेट ऑक्सीजन इज अ एक्टिव ऑक्सीजन, एंड सुपर ऑक्साइड आयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल, okay। So these are the oxidant molecule which are important in stress. How these ROS are formed inside the body of plants, these are the various way through which these ROS are synthesized, ठीक है। आपसे कहीं भी ये मैकेनिज्म पूछी नहीं जाएगी कि क्या बोलते हैं कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा जानना चाहिए। कैसे, पहला ये एग्जांपल लो, ऑक्सीजन। आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन प्लांट्स में कब प्रोड्यूस होती है, जल्दी बताओ कोई। ऑक्सीजन जो है किस प्रोसेस के तहत ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस। अपना म्यूट करो बेटा, थोड़ा सा स्पेसिफाई करो बेटा। आप सॉरी, आप लोग बेटा बोल रहा हूँ, सॉरी। आप लोग स्पेसिफाई करो, आप ऐसे नहीं बोलो। आप नो यू आर ए PhD स्टूडेंट। अब फोटोसिंथेसिस में तो 2 चीजें हो रही है, लाइट रिएक्शन भी, डार्क रिएक्शन भी। आप थोड़ा और स्पेसिफाई करो कि ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन लाइट। दैट मीन्स कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में दैट प्रोड्यूस द वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तब ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। और फिर आगे चल के क्या होगा, जब फोटो सिस्टम में लाइट रिएक्शन चल रही है, उसमें सपोज दैट आपने आपकी जो भी इन्वायरमेंट में आपका जो है, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट के और फोटो सिस्टम सेकेंड है, और जो लाइट रिएक्शन का जो इनहिबिटर है, सपोज दैट पैराक्वेट एंड डाइक्वेट, जो एक पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड अगर हम खेत में डाल देते हैं
तो होता क्या है कि वो क्या करता है कि जो क्यूनोन ए से क्यूनोन बी में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड से फियोफाइटिन को गया इलेक्ट्रॉन, फियोफाइटिन से क्यूनोन ए को गया, क्यूनोन ए से क्यूनोन बी को गया, फिर साइटोक्रोम B6 से अब कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो क्यूनोन ए से क्यूनोन बी को जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तब क्या होता है, पैराक्विट क्या करता है, वो इंटरफेयर की तरह काम कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने देता ही नहीं है। तब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? वो इलेक्ट्रॉन मीडियम में ही है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द ऑक्सीजन एंड इन आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्सीजन चेंज इनटू व्हाट, सुपर ऑक्साइड रेडिकल में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, अभी तो हो सकता है कि आप लोगों को फोटोसिंथेसिस भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हों, तो पर कोई बात नहीं, आप उसे देखना और उसे ऑब्जर्व करना। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा है, और पर पहली बात, और दूसरा, अगर प्लांट्स में बात करें, अगर प्लांट्स ग्रीन पार्ट है, अब मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ, हाथ से लिख रहा हूँ अपने बोर्ड पे, प्लांट्स अगर ग्रीन पार्ट है और दूसरा जो है नॉन ग्रीन पार्ट है, तब मैक्सिमम ऑक्सीडेंट कब प्रोड्यूस होंगे? ग्रीन पार्ट होगा तो कब प्रोड्यूस होगा? किस सेल ऑर्गेनेल में प्रोड्यूस होगा, पता है किसी को? क्लोरोप्लास्ट में सर, ग्रीन में। क्लोरोप्लास्ट। और नॉन ग्रीन पार्ट होगा तो किस सेल ऑर्गेनेल में प्रोड्यूस होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। हाँ, नॉन ग्रीन पार्ट होगा तब वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो प्लीज आप लोग ये थोड़ा सा, क्या है यार, ये पेन नहीं चल रहा, मेरा सेल खत्म हो गया मेरे पेन का। माइटोकॉन्ड्रिया और ग्रीन पार्ट होगा तो क्लोरोप्लास्ट, राइट? तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रटा होना चाहिए। आप रूट सेल पे काम कर रहे हो, ये प्लांट से लीफ पे काम कर रहे हो, तो सेल किस सेल ऑर्गेनेल को अक्सर जब हम लोग स्ट्रेस फिजियोलॉजी में काम कर रहे होते हैं तो अक्सर पूछ लेते हैं हमसे, जो है एक्सपर्ट होता है, अच्छा बेटा बताओ क्या किस पे निकलेगा, तो किस पे ऑक्सीडेंट ज्यादा निकलेंगे? जनरली क्या होता है कि जब हम लोग अभी नए नए उस फील्ड में होते हैं तो ETS तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो माइटोकॉन्ड्रिया ही सिर्फ हमारे दिमाग में आता है, क्लोरोप्लास्ट का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो प्लीज अवेयर अबाउट इट। ठीक है, फिर लाइक दैट दीज आर द वेरियस वे थ्रू विच फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। Suppose that a singlet oxygen are produced, one superoxide react with hydrogen ion plus one electron, that form H2O2. Like that, hydroxy radical formation, like that various hydroxy radicals are formed. अभी बहुत ज़्यादा इस पे पैनिक मत हो। Now I am switch over to the next. अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि कैसे किस सेल ऑर्गेनेल्स में क्या कन्वर्जन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है आपका सेल, ये सेल वॉल दिख रहा है सबको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, राइट? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर द 4 साइट वेयर ऑक्सीडेंट्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, जिसे हम लोग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी कहते हैं। पहला आपका स्टार्ट हो रहा है, सपोज दैट ऑक्सीजन कम्स और एक्सेस ऑक्सीजन है या समवेयर किसी तरह का स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट हो जा रहा है, तो सबसे पहले जो एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है वो NADPH ऑक्सीडेज है। ठीक है, वो क्या था, ऑक्सीजन के इम्बैलेंस कर देता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, NADPH, जैसे आप बायोटिक स्ट्रेस पे भी जो काम कर रहे हैं वो NADPH ऑक्सीडेज पे ही वर्क करते हैं, NADPH ऑक्सीडेज की एक्टिविटीज पे ही, उसका लो है कि हाई है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पे ही। तो NADPH क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सुपर ऑक्साइड रेडिकल में चेंज कर देता है। और उसके बाद जब सुपर ऑक्साइड रेडिकल जो है, एज यू नो दैट इट इज ROS, तो सबसे पहले एंजाइम जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है, सबसे पहला जिसको हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप किसी कॉपी में लिख लेना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपकी बॉडी में, हम लोग एनिमल बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है?
न्यूट्रोफिल सर। अगर हम लोग बॉडी में स्किन है, उसी तरह प्लांट्स में भी क्या बोलते हैं कि नो डाउट क्यूटिकल है, एपिडर्मिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर बट हम यहाँ की बात करें, जब एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ एंजाइम है, वो कौन सा एंजाइम है? एसओडी है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है। अब कई बार ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंजाइम इज SOD, peroxidase, catalase, like that. तो आपका आंसर होना चाहिए SOD. Now SOD convert the superoxide radical to H2O2. ठीक है? Then again H2O2 converted into hydroxyl radical in presence of peroxidase enzyme, and that conversion is known as Fenton reaction. इसको कौन सा रिएक्शन का नाम देते हैं हम लोग? और इसको सुपर ऑक्साइड से H2O2 को बनने को कौन सा प्रोसेस? हैबर विस प्रोसेस कहते हैं। हैबर, आई थिंक ये साइंटिस्ट का नाम है, HABER, हैबर, राइट। और इसको जो है H2O2 से हाइड्रोक्सी रेडिकल का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसको इस कन्वर्जन को फेंटन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम फेंटन अपने नाम पे रख लिया। ठीक है। अच्छा, नाम से नामकरण से याद आया, आप सभी लोगों को पता है ना रामचंद्र प्लाट का रामचंद्र प्लाट नाम क्यों पड़ा प्रोटीन्स में? किसी को पता है स्टोरी? सी रामचंद्रन क्या नाम था उनका? हाँ, सी रामचंद्रन था, तो उनका नाम चंद्र प्लाट, अपने प्लाट का नाम रामचंद्र प्लाट क्यों रख दिया उन्होंने? नो डाउट उन्होंने डिस्कवर किया इसलिए रख लिया। परंतु इसके पीछे की स्टोरी है, चलो अभी बताऊंगा बाद में, अभी पहले से खत्म करते हैं हम लोग। तो देन हाइड्रोक्सी रेडिकल, जितने भी फ्री रेडिकल है ना, जितने भी फ्री रेडिकल हैं, सबसे ज्यादा हार्मफुल जो प्लांट्स के लिए है वो है हाइड्रोक्सी रेडिकल। ठीक है। आउट ऑफ दिस जितने भी हाई रेडिकल पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोक्सी रेडिकल इज मोर डेंजरस फॉर प्लांट्स। ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव होगा इसके लिए। देन हाइड्रोक्सी रेडिकल इंटर इनटू ए, कहाँ इंटर हो रहा है? साइटोसॉल में इंटर हो रहा है ना, साइटोसॉल में सारे इकट्ठे हो रहे हैं आरओएस कन्वर्ट होके, ताकि यहाँ पे प्रॉपर इनकी और फर्दर स्कैवेंजिंग हो सके। और दूसरे वे में क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में भी H2O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। OSC क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। आफ्टर इन्वॉल्विंग ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड दैट जनरेट आफ्टर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दैट जनरेट्स सुपर ऑक्साइड रेडिकल। इन अनदर वे, अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है फोटोसिस्टम फर्स्ट के थ्रू, जो भी इलेक्ट्रॉन जो है FAD के थ्रू NADPH के फॉर्मेशन में जाता है इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन अगर NADPH में कोई फॉर्मेशन में नहीं जा रहा है, वह इलेक्ट्रॉन फर्दर अवेलेबल हो जा रहा है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में, तो उस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कि मेहलर रिएक्शन। 3 रिएक्शन मैंने बता दिया। तीनों रिएक्शन के बारे में अभी तो फिलहाल आपके नेट में तो नहीं आता था, परंतु गेट का जब एग्जाम देते थे हम लोग, तब ये पूछा जाता था हम लोगों से। ठीक है। तो मेहलर रिएक्शन क्या है, फेंटन रिएक्शन क्या है, और हैबर-वीस रिएक्शन क्या है, तब वहां से जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है और सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनाता है, उसे हम लोग मेहलर रिएक्शन कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ SOD दैट फॉर्म H2O2, आफ्टर फेंटन रिएक्शन दैट फॉर्म हाइड्रोक्सी रेडिकल, एंड दैट हाइड्रोक्सी। ये जो सुपर ऑक्साइड ये बन रहा है, हाँ, ये सर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ना के सेमी साइक्लिक वाले में होता है ना जब बनता है ये? सेमी साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। हाँ देख, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो नॉन साइक्लिक होता है उसमें तो नहीं, बस जो नहीं, ये तो मेहलर वाला रिएक्शन तो नॉन साइक्लिक में जाएगा ना। मेहलर वाला रिएक्शन हाँ नॉन साइक्लिक में बनेगा। फोटोसिस्टम फर्स्ट में नॉन साइक्लिक के थ्रू ही बनेगा। एक्चुअली होगा क्या कि फोटोसिस्टम फर्स्ट के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाता है आगे, जो FD है फेरिडॉक्सिन के पास जाएगा। ठीक है, A0, A1, FEX, FESA लाइक दैट, तब FD को जाएगा फेरिडॉक्सिन, फिर फेरिडॉक्सिन से NADP प्लस इलेक्ट्रॉन लेके NADPH में कन्वर्टन करेगा। परंतु होता क्या है कि सपोज दैट आपके प्लांट सेल में कोई भी तरह का स्ट्रेस आ गया और
जैसे कि जनरली हर्बासाइड या पेस्टिसाइड जब छिड़काव कर देते हैं तो होता क्या है कि फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन जो है एफईडी को नहीं मिल पाता, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो मूव करना ही करना है, नहीं तो प्लांट्स हीटअप होने लगेगा। वो प्लांट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपटेक कर लेता है फ्री ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन अपटेक करने के बाद ये चेंज हो जाता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल में। अच्छा ठीक है जी जी सर। अभी एक्चुअली हो सकता है ना, आप लोग काफी साल हो चुके हैं पढ़े हुए, अभी नहीं आपको सर, फिगर में लिखा- एक तीसरी टाइप की साइकिल दी हुई है, क्या? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड सेमी साइक्लिक। सेमी साइक्लिक का क्या मतलब है दिखाना मुझे, हम देखेंगे, परंतु तो सेमी वो साइक्लिक पैराडॉक्सिन के बाद ही उन्होंने दिखाया है कि ऑक्सीजन क्या कहते हैं, अच्छा सुपर अच्छा। ऑक्साइड बनता है, फिर वो बनता है, फिर इसके बाद जा करके H2 कैटालाइज वाला रिएक्शन। अच्छा अच्छा, उस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो कोई हम्म। नहीं, हमारा यहाँ पे उद्देश्य अभी क्या था, सेल वॉल में कैसे बनता है फ्री रेडिकल, क्लोरोप्लास्ट में कैसे फ्री रेडिकल बना, फिर उसी तरह पर ऑक्सीसोम में कैसे बनना है फ्री रेडिकल, हाइड्रोक्सी रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, आरओएस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फिर यहाँ पे कैसे हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में कैसे OH का और हाइड्रोक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। दीज आर द वेरियस वे थ्रू विच रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, बस ये लास्ट स्लाइड है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास में इसे कंक्लूड करूंगा। अभी सर मुझे भी कहीं जाना है, तो और इसे नेक्स्ट स्लाइड में बस इसे ग्राफ को एक बार सरसरी निगाह से आप देख लो, और नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा और डिटेल करते हुए पढ़ेंगे इसको, या देखते हैं मैम क्या टाइम शेड्यूल क्या मिलता है हमको। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिग्नल, ओके, आफ्टर जनरेशन ऑफ ROS like superoxide radical, hydroxy radical, H2O2 and singlet oxygen that are generated. अगर plants डिफेंस्ड में है, that means they are fighting with that means यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, एंड जितना ROS प्रोड्यूस हो रहा है उसके अगेंस्ट में एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल भी उतने ही जनरेट हो रहे हैं, या उसको एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल स्कैवेंज कर ले जा रहे हैं। दैट मीन्स कि बॉडी सेल में होमोस्टैटिस मेंटेन है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्लांट्स विल बी नॉट अफेक्टेड। सपोज दैट ROS का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये तो झुक गया, दिख रहा है ना, झुका हुआ तराजू बैलेंस था और एक तरह से झुक गया, इसका मतलब ROS का प्रोडक्शन जो था हाई हो गया और एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्शन लो हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो that lead to the after increased concentration of ROS that lead to the oxidative stress। अब ये दो तरीके से अफेक्ट कर सकता है, या पहला काम करेगा मॉलिक्यूलर डैमेज, जैसे लिपिड को, अमाइनो एसिड को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड और पिगमेंट को डैमेज करेगा, या सेलुलर डैमेज आल्सो, मेम्ब्रेन डैमेज। मैं मॉलिक्यूलर डैमेज का मतलब लिपिड और इनकी प्रोटीन और ये इनकी जीन्स जो भी जीन फॉर्मेशन है, जो जीन से रिस्पॉन्सिबल है, उनको अफेक्ट करेगा। और दूसरा डायरेक्ट मेम्ब्रेन डैमेज कर दे, सेल लॉस ऑफ ऑर्गेनेल कर दे, मेटाबॉलिक इनएफिशिएंसी बाय डैमेजिंग एंजाइम्स लाइक दैट, रिड्यूस कार्बन फिक्सेशन या इलेक्ट्रोलाइट का लीकेज कर दे लाइक दैट। इस तरह से दे आर लीड टू द सेलुलर डैमेज। और फाइनली आफ्टर सेलुलर डैमेज एंड मॉलिक्यूलर डैमेज दैट लीड टू द पोग्रॉन सेल डेथ, or in this way finally growth reduction and yield loss happen। ठीक है, ओके सर। आई होप, मुझे नहीं लगता हो कि आप लोगों ने अभी तक ROS के बारे में इतना डिटेल अभी तक पढ़ा होगा, बट कोई नहीं, आफ्टर माई क्लास, आफ्टर आपको कुछ थोड़ी नॉलेज आपको ROS के बारे में मिलनी शुरू हो गई। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट RNS, रिएक्टिव कार्बन स्पीसीज, RCO, इन सबों के बारे में, और भी रिएक्टिव स्पीसीज जनरेट होते हैं जो आपको हेल्प फर्दर रिसर्च में फायदे होंगे। अभी हम लोग काढ़ा पी रहे थे कोविड के पीरियड में, काढ़ा क्यों पी रहे थे हम लोग? सर इम्यूनिटी बूस्टर। हाँ, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। वो इम्यूनिटी बूस्टर में क्या दे रहा था हमको, एंटीऑक्सीडेंट नहीं,
वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल दे रहा था, और उस फ्री रेडिकल के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ऐसा भी नहीं कर रहे थे ना हम लोग, ये काढ़ा एक दिन में ही 1 लीटर पी ले रहे थे, नहीं सर। ऐसा नहीं कर रहे थे ना। हम लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले रहे थे, ताकि हमारी बॉडी जितना भी फ्री रेडिकल बने उसको बॉडी हमारी कंज्यूम कर पाए। और जिन जिन लोगों ने सुबह शाम 4-5 बार पी लिया है, उनकी हालत हो गई है खराब। वही खराब हो गए थे सर उनके। क्यों? क्योंकि बॉडी में आरओएस का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगा उनकी बॉडी में, जी जी। उसकी वजह से उनके सेल ऑर्गेनल डिस्टर्ब होने लगे, इसीलिए प्रिस्क्राइब किया गया है कि हाफ कप, ठीक है ना। तो इसी तरह प्लांट्स के केस में भी है, अगर जो भी आरओएस अगर बैलेंस रहेगा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आगे चल के हम लोग आरएनएस आरसीएस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी, और कैसे इसका जो हेलीवेल असादा पाथवे है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये मैंने थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसको, क्योंकि कल आप लोग में से कुछ लोग एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लो आप लोग, हेलीवेल असादा पाथवे। इसको मैंने थोड़ा सा नो डाउट किताबों में तो मेंशन है, इसको मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है, ताकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ऐड हो जाए और एक ही में कई क्वेश्चन आपको मिल जाए। बस इसी लास्ट स्लाइड है, ताकि वो कल कोई एग्जाम भी दे रहा हो शायद आप लोग सीएसआर नेट का। तो हेलीवेल, पहली बात है कि पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि हेलीवेल असादा पाथवे किससे रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है, ओके। और इसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंजाइम्स है वो कौन सा है? एसओडी है, ठीक है। और उसमें क्या हो, सबसे पहले ओजोन का फॉर्मेशन हुआ एटमॉस्फेयर में। आफ्टर ओजोन depletion या ozone breakdown generate oxygen free oxy radical, hydroxy radical, hydroxy peroxide that generate सुपर हाइड्रोक्सी रेडिकल। इधर से भी ऑक्साइड रेडिकल जनरेट हो रहा है, उधर से भी जब फोटो सिस्टम सेकेंड के थ्रू भी, फोटो सिस्टम फर्स्ट के थ्रू भी ऑक्सी रेडिकल भी जनरेट हो रहा है। और दैट आर इसके जो भी ऑक्सी रेडिकल, सुपर ऑक्सी रेडिकल जो भी जनरेट हो रहे हैं, दैट आर स्केवेंज थ्रू द टू वे। फर्स्ट इज एसओडी के थ्रू, और दूसरा जो है विटामिन ई ने कैटनॉइड के थ्रू भी। अगर वो विटामिन ई और विटामिन कैटनॉइड के थ्रू जा रहा है, दैट कन्वर्टेड इनटू ए हाइड्रोक्सी रेडिकल में, और फाइनली कन्वर्ट दैट और अपटेक बाय द ग्लूटाथियान, रिड्यूस ग्लूटाथियान, ठीक है। और दूसरा अगर ये पाथवे अगर फॉलो हो रहा है एसओडी वाला, तो सुपर ऑक्सी रेडिकल जो फॉर्मेशन हुआ है द कन्वर्टेड इनटू H2O2। किसका पहला H2O2 के फॉर्म में ही क्यों कन्वर्ट कर, डायरेक्ट क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन भी आना चाहिए ना हमारे दिमाग में, ये सुपर ऑक्सी रेडिकल के फॉर्म में क्यों नहीं प्लांट्स ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया? उसने पहले H2O2 के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? कोई तो रीजन होगा। उसका रीजन यही है कि H2O2 जो है मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, वो 1 सेकेंड तक रह सकता है, नियरली 1 सेकेंड तक आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी नहीं, प्लांट्स की बॉडी में स्टेबलाइज कर सकता है। परंतु जो उसके अलावा और जो ऑक्सी रेडिकल हैं, O2 और हाइड्रोक्सी रेडिकल और सुपर ऑक्सी रेडिकल, ये जो होते हैं ना नैनो सेकेंड के लिए होते हैं, ठीक है। और नैनो सेकेंड में ही उनका हायर कंसंट्रेशन अफेक्ट द प्लांट। और तो प्लांट्स क्या कर रहा है कि उसको एक स्टेबल कंपाउंड में पहले चेंज कर रहा है थ्रू एंजाइम। दैट स्टेबल कंपाउंड इज नथिंग, इट इज ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अगर फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पहले फॉर्मेशन कर दे रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है या कैटलाइज किया जा रहा है कैटलेज की प्रेजेंस में, दैट चेंज इनटू वाटर एंड हाफ ऑक्सीजन। या ये तो जब कैटलेज एंजाइम, जब ये H2O2 कहाँ अवेलेबल होगा? पर ऑक्सीसोम में, राइट, पर ऑक्सीसोम में होगा तब क्या H2O2 को ब्रेक डाउन करेगा। अदरवाइज सेल के क्लोरोप्लास्ट में होगा, तो साइटोसॉल या क्लोरोप्लास्ट में होगा, देन ये सारी पाथवे चलेंगी। ये वाला दैट पाथवे इज नोन एज हेलीवेल असादा पाथवे। हेलीवेल असादा जो है दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे H2O2 is a breakdown in presence of ascorbate peroxidase, दिख रहा है सबको? Ascorbate peroxidase converted into
H2O2 converted into MDHA in presence of ascorbate. Ascorbate is nothing. It is what? Vitamin C. Converted to MDHA monodehydroascorbate radical that converted into reduced into again back into ascorbate, and that form monodehydroascorbate changed into a dehydroascorbate in presence of dehydroascorbate reductase, and in presence of by utilizing the glutathione, reduced glutathione, that make a glutathione disulfide. Again, do glutathione disulfide in presence of enzyme glutathione reductase, that NADS reduced into NADP plus, and that again return back to the reduced glutathione. यहाँ पे कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे यही है कि finally how whatever oxidants are formed, how these are neutralized through, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे दो मेजर एंजाइम, तीन मेजर एंजाइम्स हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे जो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हेलीवेल असादा के पाथवे के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से 3 एंजाइम्स हैं, सेक्शन 3 से आएगा ये क्वेश्चन। 3 एंजाइम्स हैं, ascorbate peroxidase, dehydroascorbate reductase DHAR, and third enzyme is glutathione reductase A1, 2 and 3. 3 enzymes responsible हैं whatever ROS are found which are scavenged. ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अभी हेलीवेल नेक्स्ट क्लास में भी और भी मेरे पास है, इसके बारे में भी मैंने अलग से ये, अभी तो आप फोटो खींचना चाहे तो फिर फोटो ले लो, और मैं इसको और भी पूरी एक समरी है ये, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल करूंगा, थोड़ा सा RNS और नैनो पार्टिकल्स को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू टीच अबाउट, मुझे आप लोगों ने वो पढ़ लिया क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? यस अच्छा, चलो बढ़िया, तो नेक्स्ट क्लास में आई विल समराइज करके उसे मैं खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी के लिए ओके, मैं से बंद कर रहा हूँ अभी। थैंक यू सर। आप में से कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कस करना चाहता है तो बताएं।